बात करेंगे म्यूटेशन की, उत्परिवर्तन की। तो देखो भाई, म्यूटेशन क्या होता है? अचानक से आए हुए परिवर्तनों को या उत्पन्न परिवर्तनों को, है ना, बदलावों को हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं, उत्परिवर्तन। और ये उत्परिवर्तन जो होता है ना, वो वंशागतिकीय भी होता है, इनहेरिटेंस भी होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो इनहेरिटेंस नहीं होते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे। और इसको सबसे पहले खोज किसने करी थी, देखा किसने था? वो थे ह्यूगो डी विरीज। ठीक है ना, जो कि एक साइंटिस्ट थे, कहाँ के? पोलैंड के। ठीक है ना, और जिन्होंने अपनी जो रिसर्च करी थी किस पे करी थी? प्रिमरोज़ पर। तो प्रिमरोज़ पर उन्होंने रिसर्च करी थी, ह्यूगो डी विरीज। और जो ये थे, इन्होंने ही नाम दिया था म्यूटेशन का भी। ठीक है, पर जो डिटेल में जो स्टडी करी थी वो किसने करी थी? डिटेल में स्टडी करी थी, उनका नाम था थॉमस हंट। क्या नाम था? मॉर्गन। हाँ, मॉर्गन जो थे, उन्हें एक्सपेरिमेंटल फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। तो थॉमस हंट मॉर्गन जो थे, इन्होंने क्या करी थी? डिटेल में इसे समझाया था। और ये किस पर समझाया था? ड्रोसोफिला। ठीक है, ड्रोसोफिला एक जीव है, उसके ऊपर उन्होंने म्यूटेशन को स्टडी करी थी डिटेल में। ठीक है ना। अब हम आते हैं भाई, देखो म्यूटेशन क्या होता है। देखो भाई, जब किसी जीन में क्या होता है, उसके जीनोटाइप में परिवर्तन आते हैं, चेंजमेंट आते हैं, उससे क्या होगा? उसके फिनोटाइप में परिवर्तन आएगा। तो जीनोटाइप में परिवर्तन के चलते फिनोटाइप मतलब लक्षण में परिवर्तन आते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? और ये अचानक होने चाहिए, तो इसको हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। तो म्यूटेशन से जीनोटाइप में परिवर्तन आता है, वह फिनोटाइप भी बदल जाते हैं, ये डीएनए में होता है। ठीक है ना। अब हम आते हैं इसके, क्या होता है भाई, क्यों हो रहा है ये? क्यों भाई? कारक क्या है इसके? कारण क्या है? तो म्यूटेशन के कारण होते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं, और उन कारणों को हम क्या बोलते हैं? म्यूटेजन। क्या बोलते हैं हम इसे? म्यूटेजन, या हिंदी में बोले तो उत्परिवर्तज। ठीक है, उत्परिवर्तज कारक। तो उत्परिवर्तज कारक या म्यूटेजन बोलते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे यूवी रेज हो सकती है। ठीक है, और जैसे कि केमिकल्स हो सकते हैं, जैसे कोई स्मोक करता है, ठीक है, कोई तंबाकू खाता है, तो वो केमिकल उसके जब शरीर में जाते हैं और डीएनए में, जीन में चेंज करते हैं, तो उससे म्यूटेशन हो सकती है। जैसे एक मैं ले सकता हूँ, निकोटिन नाम का केमिकल, जो सिगरेट पीते हैं उनके उससे होता है। ठीक है, लंग्स का मान लो कैंसर भी हो सकता है उससे। ठीक है ना, म्यूटेशन के चलते हैं। अब हम इसके प्रकार देखेंगे, प्रकार कौन कौन से होते हैं। देखो भाई, इसके 4 तरह के प्रकार हैं। ठीक है, एक कायिक है। ठीक है, कायिक म्यूटेशन, जिसे बॉडी म्यूटेशन बोल सकते हैं। ठीक है ना। और दूसरा हमारा क्या हो गया? लिंग म्यूटेशन। ठीक है ना, लैंगिक म्यूटेशन, जिसे हम सेक्सुअल म्यूटेशन भी बोल सकते हैं। तीसरा हमारा कौन सा म्यूटेशन हो गया, जिसको हम कह रहे हैं बिंदु, पॉइंट म्यूटेशन। और चौथा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो क्या होता है कायिक म्यूटेशन? जिसमें क्या होता है कि जो बदलाव है, जो भी म्यूटेशन हुई है, जैसे मेरी स्किन में कोई बदलाव हो गया, तो वो जो होगा वो मेरे बच्चे, मतलब मेरे शिशु, जो आने वाली संतान है, उसमें नहीं जाएगा, क्योंकि ये बदलाव केवल और केवल स्किन की गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम या जीन में हुआ है, तो ये इनहेरिटेंस नहीं होगा। तो ये इनहेरिटेंस नहीं है। और दूसरा कौन सा था, जिसको हम क्या कह रहे हैं? लिंगी उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन, जैसे हम सेक्सुअल म्यूटेशन बोल रहे हैं, जो कि इनहेरिटेंस होगा, जो क्योंकि मेरे गुणसूत्रों में वो चेंजमेंट हुआ है। ठीक है ना, तो इस वजह से वो इनहेरिट करेगा पीढ़ियों में। ठीक है, अब ये तो 2 हो गए, तो सिंपल से थे। पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है? पॉइंट म्यूटेशन वो होता है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी डीएनए के जीन में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। अब डीएनए के किसी एक जोड़ी, अब जीन में परिवर्तन कहाँ आएगा? उसके नाइट्रोजन बेस में, नाइट्रोजन क्षार में परिवर्तन आता है। उसके चलते इसको हम क्या बोल रहे हैं? पॉइंट, मतलब एक पॉइंट, एक जोड़ी जो है नाइट्रोजन क्षार, उसमें परिवर्तन आता है। जैसे कि मान लो एटी, जैसे एडेनिन थाइमिन के साथ लगा है, ठीक है, या ग्वानिन सिस्टोसिन के साथ लगा हुआ है साइटोसिन। ठीक है, तो अगर इन दोनों में मान लो परिवर्तन आ जाए, एटी ए के साथ लग जाए या सी जी के साथ लग जाए, तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या बोल रहे हैं? पॉइंट म्यूटेशन। अब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है? जिसमें पूरे एक जीन, एक
फ्रेम जीन मतलब पूरा एक जोड़ी से ज़्यादा जो जीन है एक जोड़ी से ज़्यादा नाइट्रोजन क्षार है N2 बेस है ना, उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो उससे क्या आ जाता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन आ जाती है। और इसकी बीमारी का नाम भी है, जैसे कि अगर कोई पॉइंट जो म्यूटेशन होती है उसकी बीमारी का नाम है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, जिसमें आरबीसी जो है वो आकार हो जाता है कैसा, उसका हसियाकार, सिकल मतलब एक तरह से आकार हो जाता है। ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया। अभी हम इसके बारे में पूरा देखेंगे कैसे सिकल सेल एनीमिया हो रहा है। और फ्रेम शिफ्ट में इसका उदाहरण है टैशेज डिसीज, शायद से टैशेज डिसीज। ठीक है ना, टैशेज डिसीज़ में क्या होता है, देखो भाई इसमें क्या होता है, ये बुक में नहीं मैंने अपनी तरफ से लिखा है। क्या होता है इसमें कि जब बच्चा छठे महीने तक आता है तो उसके जब गुणसूत्र देखे जाते हैं, उसके जब मतलब देखे जाता है तो उसमें एक रोग उत्पन्न होता है, ये टैशेज। उसमें क्या होता है कि उसकी जो न्यूरॉन्स रहती है ना, उसका स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। और उस स्ट्रक्चर के बिगड़ने से क्या होता है, वो देख नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है, और जो खाना है उसको निगल नहीं पाता है। और ऐसा बच्चा जो होता है वो जब 4 साल का होता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है ना, तो ये छठे महीने से ये लक्षण देखने को मिलते हैं बच्चे के अंदर। ठीक है ना, तो ये टैशेज डिसीज़ बोलते हैं इसे। ठीक है, अब हम आते हैं डिसऑर्डर्स पर। अभी मैंने जो डिसऑर्डर्स बताए हैं उनके बारे में हम देखते भी हैं। ठीक है, अब डिसऑर्डर जो है उन्हें जेनेटिक डिसऑर्डर, जो अनुवांशिक जो हमारे विकार हैं, है ना, वो 2 टाइप के होते हैं। अनुवांशिक जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी जा सकते हैं। ठीक है ना, शायद से। तो एक तो विकार है जीन विकार, जो जीन डिसऑर्डर जो मेंडल ने बताया था। जीन पहले किसने बताया था, मेंडल ने, कारक करके। बाद में जीन को जो शब्द दिया था वो शब्द किसने दिया था, जोहानसन ने। ठीक है ना, अब गुणसूत्रीय विकार दूसरा है इसका जो प्रकार है। तो पहला हो गया मेंडल विकार, दूसरा हो गया गुणसूत्रीय विकार। ठीक है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है ना, कि जो पूरे क्रोमोसोम में बदलाव होगा तो क्रोमोसोमल, और अगर किसी एक पर्टिकुलर जीन में बदलाव होगा तो जीन विकार। ठीक है, जीन डिसऑर्डर। तो पहला है मेंडलीय विकार। तो मेंडल कह रहा हूँ, जो मेंडल है मतलब जीन से उसको संबोधित कर रहे हैं, जीन के विकार से। तो जीन में अगर कोई गड़बड़ी होती है, ठीक है, क्षार वार में अगर कोई गड़बड़ी होती है, जीन में अगर गड़बड़ी होती है तो उसे जीन विकार कहते हैं। इसका पहला डिसीज़ है कौन सी है, हीमोफीलिया। क्या है, हीमोफीलिया, ब्लीडर डिसीज़। हम बीमारियों के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, ब्लीडर डिसीज, हीमोफीलिया, जिसमें क्या होता है कि हमें पता है भाई हमारे ये एक्स लिंगी, मतलब एक्स लिंगी समझ रहे हो, मतलब देखो भाई हमारा जो गुणसूत्र हैं वो कैसे रहते हैं, जो 22 हैं वो तो रहते हैं आलिंगी, जो सेक्स को मतलब कि नहीं बनाते हैं, मतलब डिटर्मिनेशन, निर्धारण नहीं करते हैं। ठीक है, और एक जो रहता है वो गुणसूत्र क्या करता है, सेक्स को निर्धारण करता है। ठीक है ना, जो युग्मक से आ रहे हैं। ठीक है ना, तो हम ये वैसे 46 में से 2 जो रहते हैं वो क्या करते हैं, सेक्स को सेक्सुअल डिटर्मिनेशन करवाते हैं, और उन्हें हम कहते हैं लिंगी गुणसूत्र। ठीक है ना, तो ये भी जो बीमारी है वो किस पे हो रही है, एक्स लिंगी गुणसूत्र पर हो रही है, जिसके जीन में क्या होता है भाई, जिसके जीन में HS एक प्रभावी जीन होता है। वो प्रभावी जीन जो होता है वो रक्त के थक्का बनाने वाला उसमें एंजाइम होता है। अब उस एंजाइम में हमें पता है कि जो जीन है वो आगे चल के DNA का भाग होता है, वो आगे चल के RNA बनाता है, और RNA से प्रोटीन बनता है। ठीक है ना, तो ये क्या करता है भाई, रक्त का थक्के बनाने वाले एंजाइम बनाता है, जिसमें परिवर्तन आ जाए। मान लो इसमें परिवर्तन आ जाए तो क्या होगा, HS जो है, S जो है कैपिटल है, प्रभावी है, वो H स्मॉल e मतलब कि अप्रभावी जीन में परिवर्तन हो जाता है, जिससे क्या होगा, रक्त का थक्का बनाने वाले एंजाइम नहीं बनेंगे, और जिससे क्या होगा भाई, अगर मान लो कट वगैरह लग जाए तो रक्त बहता रहेगा, नहीं रुकेगा। और ये चीज़ इसमें देखी गई थी, बीमारी जो थी पता लगाया था इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया पर। ठीक है ना, तो वो जो थी वो उनकी बीमारी नहीं थी, ये वाहक का काम कर रही थी। उनके जो गुणसूत्र हैं एक्स पर ये बीमारी थी, मतलब उनके 2 गुण, जैसे कि नर में से XY आता है, मादा में से XX आता है, तो एक X पर उनकी ये बीमारी थी। तो उनके तो नहीं थी, क्योंकि दूसरा X बिल्कुल सही था, प्रभावी दवा देता है प्रभावी को। पर ये जब एक बच्चे के अंदर गया, ये वाला X है ना, मान लड़के के या लड़की के अंदर गया, तो वो बीमारी को उत्पन्न कर देगा। तो इस प्रकार से इनको बीमारी
थी विक्टोरिया को, जो हमारी महारानी इंग्लैंड की, ठीक है ना। तो हीमोफीलिया डिसीज़ अभी ये ख़त्म हुई है। अब दूसरा है दात्र कोशिका आरक्ता, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया, अभी जिसका मैंने नाम लिया था, जो कि पॉइंट म्यूटेशन में था, ठीक है ना। जिसे मैंने सिकल सेल एनीमिया, आरबीसी की जो स्ट्रक्चर बिगड़ जाती है। अब ये कैसे बिगड़ती है यहाँ हम पूरा देखेंगे। और ये भी कैसा है, ये वो तो लिंगी जो था वो जीन म्यूटेशन था, ये आलिंगी जीन अप्रभावी विकार है, वो भी अप्रभावी विकार था। ये भी अप्रभावी क्या होते हैं, जिसमें प्रभाविता नहीं रहती है, अप्रभावी होते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है इसमें, देखो भाई आरबीसी में पता है हीमोग्लोबिन रहता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो प्रोटीन और आयरन का बना होता है, Fe का, ठीक है। अब इसमें प्रोटीन में क्या हो जाता है भाई, प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो अम्ल के बने रहते हैं, पता है। अब अमीनो अम्ल जो है वो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के बने होते हैं, हाँ पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के बने होते हैं। अब ये पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक ए पॉलीपेप्टाइड, एक बी। ए में जो होते हैं वो 20 प्रकार के अमीनो एसिड रहते हैं, बी में जो रहते हैं वो 31 टाइप्स के अमीनो एसिड रहते हैं। तो होता क्या है, जो बी वाला जो अमीनो एसिड है, बी पॉलीपेप्टाइड अमीनो एसिड मान लो, है ना, उसकी चेन में जो 31 पूरे जो अमीनो एसिड लगे हुए हैं, उसकी छठी चेन में क्या आता है, छठी संख्या वाली में क्या आ जाता है, अमीनो एसिड में परिवर्तन आ जाता है। जिसमें क्या रहता है, छठे में जो रहता है वो रहता है, छठे में ग्लूटामिक एसिड रहता है, ठीक है। अब ये ग्लूटामिक एसिड जो है इसकी जो भी जानकारी रहती है कि इस क्रम में लगेगा, छठे में लगेगा, इसकी जानकारी रहती है GAG के पास। GAG क्या है, ग्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन, मतलब ये एक N2 क्षार है, ठीक है ना। तो ये 3 N2 क्षार होते हैं, इन्हें कॉर्डेक बोलते हैं, जिनकी जानकारी होती है अमीनो एसिड को लगाने के लिए, ठीक है। अब ये कॉर्डेक जो है इसमें परिवर्तन आ गया, उत्परिवर्तन आ गया, तो इसके कारण क्या होता है, GAG की जगह GUG हो जाता है, GUG हो जाता है। जिससे क्या होता है कि अब GUG जो है वो कॉर्डेक है किसका, वेलाइन का, और वो GAG किसका था, ग्वानिन का। तो ग्वानिन अमीनो एसिड की उसके पास थी, और GUG के पास किसकी थी, वेलिन अमीनो एसिड की या वेलाइन अमीनो एसिड की। अब क्या होता है भाई, जब ये GUG बन जाएगा GAG, तो क्या आ जाएगा, छठे पोजीशन पे ग्वानिन की ग्लूटामिक एसिड की जगह कौन आ जाएगा, वेलाइन आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब ये चीज़ आती है तो होता क्या है, तो 6 पोजीशन ऑफ बी पॉलीपेप्टाइड रिमूव्स, है ना, ग्लूटामिक ग्लूटामिक एसिड मान लो, है ना, एंड टेक द पोजीशन बाय वेलाइन। तो होता क्या है भाई, इसके कारण क्या होता है कि जो अमीनो एसिड है वो सिकुड़ जाता है, उसका बॉन्ड टूट जाता है, और निचुड़ जाता है, सिकुड़ जाता है, और इससे क्या होता है, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो टूट जाता है। अब उससे क्या होगा भाई, आरबीसी का भी आकार बदल जाएगा। तो आरबीसी का आकार ऐसे था, गोलाकार सा था, ठीक है। तो इसका जब आकार बदलेगा, शेप बदलेगा, तो वो कैसा शेप बन जाता है, इनके प्रोटीन के बॉन्ड टूटने से, हंसिया आकार, जैसे मैंने बोला सिकल बोला, है ना, या दात्री आकार बोला, दात्र कोशिका आरक्ता। तो दात्र या हंसिया जैसा आकार, सिकल जैसा आकार इसका हो जाता है, ठीक है। और इससे क्या होगा भाई, इससे जो हीमोग्लोबिन है या आरबीसी है जो ऑक्सीजन का परिवहन कर रही थी वो अच्छे से नहीं कर पाएंगी ये ऑक्सीजन का, ठीक है। अब तीसरी बीमारी है फिनाइल कीटोनूरिया, ठीक है। अब फिनाइल एलेनिन हम जानते हैं एक अमीनो एसिड रहता है, ठीक है। अब ये अमीनो एसिड जो रहता है वो चेंज होता है ना, वो चेंज होता है किसमें, थायरोसाइन में, और टायरोसिन में होता है। अब टायरोसिन भी एक अमीनो एसिड रहता है। अब जो हमारा कौन सा फिलिन एलेनिन था वो टायरोसिन में परिवर्तन हो रहा है, किसके कारण, एक एंजाइम होता है जो जीन बनाते हैं, कुछ जीन जो होते हैं वो एंजाइम बनाते हैं। तो कैसे क्योंकि जीन जो होते हैं वो डीएनए में होता है, डीएनए आरएनए बनाता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन जो होते हैं वो एंजाइम भी बनाते हैं, हार्मोन्स भी बनाते हैं, एंटीजेंस भी बनाते हैं, एंटीबॉडीज़ भी रहते हैं। तो ये प्रोटीन्स अलग अलग काम करते हैं। तो एंजाइम, अभी जैसा यहाँ पर एंजाइम था, इसमें एंजाइम था, एंजाइम में तो परिवर्तन हो रहा था, इसके कारण ये सब बीमारियाँ हो रही थी, ठीक है। अब यहाँ भी एंजाइम में परिवर्तन होता है, कौन सा एंजाइम होता है, कौन सा जीन होता है जो ये एंजाइम बना रहा है, जीन का नाम है फिनिल एलेनिन हाइड्रो
ऑक्सीलेज, ठीक है। हाँ, तो ये जो एंजाइम है या जीन है, ये क्या करता है, इस एंजाइम को बनाता है फिनाइलैलानाइन हाइड्रोक्सिलेज, जिससे क्या होता है, फिर जो फिनाइलैलानाइन है वो टूटता है टायरोसाइन में। अब टायरोसिन जो है वो क्या होता है, मान लो नहीं, मतलब ये नहीं है, जीन में उत्परिवर्तन आ जाए तो ये चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर जो फिनाइलैलानाइन है वो नहीं बदलेगा टायरोसिन में। अब क्या होगा, फिनाइलैलानाइन की मात्रा बढ़ेगी, और मात्रा के बढ़ने से क्या होगा भाई, जो शरीर होगा वो इसको कम करना चाहेगा, और इसको जो परिवर्तन है, मतलब जो फिनाइलैलानाइन है उसको बदल देगा। किस में बदल देता है, फिनिल पाइरुविक एसिड में। तो फिनाइल पाइरुविक एसिड को जब ये परिवर्तन कर देगा, और जो फिनाइल पाइरुविक एसिड जो है वो किसके द्वारा निकल जाएगा, पेशाब या मूत्र के द्वारा निकल जाएगा शरीर से बाहर, ठीक है। पर इतनी ज़्यादा मात्रा में बनता है, इतनी ज़्यादा कि वो तंत्रिकाओं को, मतलब मूत्र के द्वारा नहीं सारा निकल पाता है ना। जो फिनिल पाइरुविक एसिड है वो तंत्रिकाओं को, न्यूरॉन्स को, जो इसकी कोशिकाएं, उसको क्या कर देता है, नुकसान पहुंचा देता है, ग्रस्त कर देता है, ठीक है। तो उसके कारण क्या आती है, उसके कारण मानसिक दुर्बलता, मेंटल, जिसे वीकनेस बोलते हैं, मेंटल वीकनेस शरीर में आती है, ठीक है ना। तो इसके कारण ये जो फिनाइलकेटोनुरिया है एक बीमारी है जो दर्शाती है किसको, मेंटल वीकनेस को, ठीक है ना। तो अभी हमने इतनी चीज़ें देखी है, म्यूटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं और आगे